हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान का अंशाल्व। और आपको बता दें आज के इस वीडियो में ये पेपर सेट, ठीक है, पहले पेपर सेट का ये ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको बता दें इसकी ये 5वीं क्लास है, ठीक है। तो 5 क्लास में एक पेपर को पूरा सॉल्यूशन आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक एक क्वेश्चन मैंने सभी बताया है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो चलिए वीडियो अब देखिए, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें जो था, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में दूसरा सेट का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अब शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग को मैंने समझाने के लिए पहले से लिख रखा है। देखिए एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल जैसे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन होगा, ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल जैसे जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो प्राप्त वह बाह्य अर्धचालक जिसमें वैद्युत धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। शायद ये ऐसे आपको ना समझ में आया हो, तो इसको चलिए एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ये देख सकते एन टाइप अर्धचालक है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डीपली समझाऊंगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में, ठीक है, ये 4 परमाणु जो यहाँ पे है ये किसके हैं, जिसकी संयोजकता 4 है, वो या तो सिलिकॉन हो सकता है या तो हम जर्मेनियम ले सकते हैं, ठीक है। और जिसकी 5 संयोजकता है उसे हम आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक या फास्फोरस ले सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में, ठीक है, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक, ठीक है, 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक या फास्फोरस मिलाए जाते हैं, ठीक है। देखिए 4 ये हैं, इसमें ये 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक को मिला दिया जाता है। तब शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के, शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के 4 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के 4 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजी बंध बना लेता है। अब देखिए इधर से ये बना लिया, इधर से ये बना लिया, इधर से ये बना लिया और इधर से ये, ठीक। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजी बना लेता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, जिसके कारण एन टाइप ये अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। तो फिर से आप लोग सुनिए, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक या फास्फोरस मिलाया जाता है, तो सिलिकॉन के सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिसके कारण यह एन टाइप अर्धचालक कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार पी टाइप आप लोग देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा का प्रवाह हो जाता है। और इसमें पी टाइप में सुनिए, इसमें भी सेम लिखेंगे, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, ठीक है, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणु में, ठीक है, एल्यूमिनियम
अथवा बोरान के परमाणु, ठीक है, 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम अथवा बोरान के परमाणु। फिर से आप लोग सुनेंगे, जब शुद्ध जर्मेनियम, ये चार चार जो है जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणु में 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम अथवा बोरान मिलाए जाते हैं, तब जर्मेनियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये बंध बना लिए, जिसके कारण एक जगह खाली रह जाती है। इस बोरान के पास एक जगह खाली रह जाती है। अब ये जो जगह खाली रहती है इसी को कोटर कहा जाता है। एक रिक्त स्थान बच जाता है जिसे कोटर कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जगह भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी क्वार्टर बन जाएगा। इस प्रकार ये बना अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, लास्ट बार फिर सुनिए, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणु में 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम अथवा बोरान मिलाए जाते हैं, तब जर्मेनियम के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम की पास एक जगह खाली रह जाती है जिसे कोटर कहते हैं। यह कोटर का स्थान भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, तो जिस जगह से आता है वह जगह भी खाली हो जाती है, जिसके कारण इसमें धारा का जो प्रवाह हो जाता है कोटरों के द्वारा होता है। तो इसकी आप लोग परिभाषा जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा थी। जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल जर्मेनियम 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो प्राप्त हुआ बाह्य अर्धचालक जिसमें वैद्युत धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। एन टाइप में 5 संयोजकता होती है, तो 5 संयोजकता में एक ये बच जाता है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, और जिसमें कोटर उत्तरदायी होता है उसे पी टाइप। तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल जैसे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव एल्यूमिनियम अथवा बोरान मिलाने से प्राप्त हुआ बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए धन आवेशित कोटर उत्तरदायी होते हैं। इसमें केवल क्या धन आवेशित कोटर उत्तरदायी होते हैं, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा था आगे, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक है, आपको समझना क्या है तो आप लोग इसको समझेंगे अभी। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया, ये कैसे काम करता है, इसकी क्रिया क्या है वो आप लोग समझिए। तो जब दिष्टकारी से उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी होती है तो इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। तो बस आप लोग इतना याद रखिए कि कम वोल्टेज को, ठीक है, कम वोल्टेज को जब ज़्यादा वोल्टेज में बदलना होता है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी होती है तो उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। और यदि इसमें निम्न वोल्टेज धारा प्राप्त करनी है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर के स्थान पर अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। ठीक, तो बस याद रखिए कि अगर मान लीजिए उच्च वोल्टेज प्राप्त करना है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, देखिए उच्च ये भी मिलता जुलता है यहाँ तक, और यहाँ पे ये देखिए उच्च, तो याद रखिए उच्च वोल्टेज के लिए उच्चाई, ठीक है, और निम्न वोल्टेज के लिए अपचाई। ठीक,
इस संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़कर इसको द्वितीय कुंडली के सिरों एवं बीच के बीच जोड़ देते हैं। यह तो बात थी कि अगर हमें मान लीजिए उच्च वोल्टेज प्राप्त करना तो हम उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, और निम्न वोल्टेज की धारा प्राप्त करना है तो हम अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और इसको लगाने के बाद इसको हम एक प्रतिरोध के साथ, लोड प्रतिरोध के साथ द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको आप आगे भी समझें। तो देखिए इसकी कार्य विधि या क्रिया विधि ये कैसे काम करता है, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझिए। इसको आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को पूरा, लास्ट में इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए कार्य विधि क्या, निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा है, ठीक है, ये एक प्रकार से आपकी ये देखिए एक L1 ये कुंडली और ये दूसरी, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि प्राथमिक द्वितीय कुंडली का सिरा ए, द्वितीय कुंडली का जो भी सिरा ए होगा सिरे बी के साथ धनात्मक है, ठीक है, सिरे बी के साथ कैसा है, धनात्मक है, तो संधि डायोड का पी क्षेत्र धनात्मक से तथा एन क्षेत्र ऋणात्मक से जुड़ा होने के कारण यह अग्र अभिनत अवस्था में होता है। तो आप एकदम सिंपल सी बात याद रखिए, जब किसी का पी क्षेत्र जो होगा पी एन संधि डायोड में वह धन से और एन क्षेत्र जो होगा ऋण से जुड़ा होगा तब यह अग्र अभिनत कहलाता है। कौन सा अग्र अभिनत कहलाता है? जब किसी संधि डायोड का पी सिरा धन से और एन सिरा ऋण से जुड़ा होता है तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं। और यदि पी सिरा ऋण से और एन सिरा धन से जुड़ा होता है तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए, एक अग्र अभिनत, एक उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत या इसी को बोलते हैं पश्चाभिनत। क्या बोलते हैं? पश्चाभिनत। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अतः इससे होकर धारा प्रवाहित हो जाती है। इस दशा में लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर होगी। इसमें जो धारा होगी C से D की ओर होगी, ठीक है। तो पहले आप लोग इसमें यह समझेंगे कि निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में, ठीक है, पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ठीक है, द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ठीक है, सिरे बी के साथ धनात्मक है, सिरे बी के साथ। अब देखिए ये वाला सिरा इधर धनात्मक और ये वाला सिरा इधर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक से जुड़ा होने के कारण यह अग्र अभिनत, ठीक है। अब अगर जैसे ये प्लस, ठीक है, ये P है, ये N है, ठीक है, PN संधि डायोड है, तो P और N, P का धन से जुड़ा हो और N का ऋण से जुड़ा होता है तो वह अग्र अभिनत होता है। अतः इससे होकर धारा प्रवाहित होगी। इसमें एक बात याद रखिए, अगर अग्र अभिनत बनेगा तभी धारा बहेगी और अग्र अभिनत नहीं बनेगी तो धारा नहीं बहेगी। इसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है, इसमें धारा नहीं बहेगी। अब थोड़ा सा इसको आप लोग आगे समझिए। तो अब देखिए यहाँ से ये P है, ठीक है, ये वाला सिरा जो है ये P है, ये वाला P है और ये वाला N है। तो P प्लस से N माइनस से, तो ये अग्र अभिनत और इसमें धारा बहेगी। दिशा होगी C से D की ओर, ठीक है। अब आगे आप लोग समझेंगे। देखिए पश्च अभिनत भी इसमें आएगा, तो पश्च अभिनत आप लोग समझेंगे। देखिए निवेशी वोल्टता के अगले आधे ऋणात्मक चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, ठीक है। जो ए है वो अब ऋणात्मक हो जाता है और बी धनात्मक, ठीक है, तो होता है। अतः अब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र एन, ठीक है, पी क्षेत्र ऋणात्मक से, अभी मैंने बोला कि पी क्षेत्र ऋणात्मक से और एन क्षेत्र धनात्मक से होगा,
तब वह यहाँ पे उत्क्रम अभिनत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अतः अब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र धन ऋणात्मक से तथा एन क्षेत्र धनात्मक से जुड़ा होने के कारण यह उत्क्रम अभिनत में होता है। अतः इस दशा में आर एल लोड में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध आर एल में धारा निवेशी वोल्टता के पहले आधे धनात्मक। ठीक, तो पहले आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि देखिए उत्क्रम होगी तो धारा ही नहीं बहेगी। ठीक है, उत्क्रम होगा तो धारा नहीं बहेगी। अब देखिए यहाँ पे जब धारा शून्य है तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लोड प्रतिरोध आर एल में धारा निवेशी वोल्टता के पहले आधे धनात्मक चक्रों में ही दिशा, ठीक है, चक्रों में ही दिशा सी से डी की ओर होगी। मतलब धारा की जो दिशा होगी, यहाँ पे धारा की जो दिशा होगी ये सी से ऐसे डी की ओर होगी, सी से डी की ओर होगी। ठीक है, और डी की ओर प्रवाहित हो जाती है तथा शेष आधे चक्रों में, आधे ऋणात्मक चक्रों में नहीं। तो याद रखिए, अब बस यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जब देखिए इसमें अगर धारा को भेजा गया, ठीक, ये निवेशी वोल्टता है और ये निर्गत वोल्टता, जब यहाँ पे वोल्टता को भेजा गया तो देखिए जो ऊपर बन रहा है ये अग्र अभिनत, ये ऊपर धनात्मक अग्र अभिनत बन रहा है और नीचे ऋणात्मक, ये नीचे देखिए माइनस ऊपर प्लस, तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो ऊपर अग्र अभिनत होने के कारण यहाँ पे धारा बहेगी, केवल ऊपर धारा बहेगी और नीचे धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो यही देखिए निर्गत, यहाँ से ऐसे धारा भेजी गई, लेकिन जब ये यहाँ पे निवेशी वोल्ट था, ठीक, कुंडलियाँ लगाई गई डायोड, तब यहाँ पे अर्धचक्र धारा ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।